डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक रेसलिंग का दंगल किया था, मेरे को मेडल मिला है एक। तो मेरे पापा ने जब मैं आई ना घर, मुझे गले लगाया, मेरे को उन्होंने समझाया बेटा ये गेम नहीं करनी बस। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि रेसलिंग जैसी फील्ड को आपको ज्वाइन करने की एक विश रही? मेरा इंटरेस्ट था मारपीट में शुरू से। स्कूल में भी जाते टीचर से भी झगड़ा कर लेती थी। जो भी मेरे साथ के थे, कुछ कबड्डी के प्लेयर थे, कुछ वॉलीबॉल के थे, वॉलीबॉल भी मैं खेलती थी। मुझे रेसलिंग पसंद थी। पंजाब का कल्चर था वो इस चीज़ के लिए कितना ओपन था कि कोई फीमेल इस टाइप के स्पोर्ट्स में अगर वो जाना चाहे तो उसके लिए वहाँ के लोगों का क्या रुझान था? पंजाब में यही कल्चर था कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई 18-19 साल की, इसकी शादी कर दो, इनको घर का काम आना चाहिए। उनकी सोच यहीं तक। ये कैसे बीबी बुलबुल आपका नाम पड़ा? ये नाम दिया मुझे खली जी ने। वो रिश्ते में मेरे ब्रदर भी लगते हैं, तो हम दोनों इकट्ठे रहते थे। तो कह रहे नाम तेरा मैं करण करूँगा रेसलिंग का। 96 में आपने रेसलिंग स्टार्ट की और आपने पहला रेसलिंग चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया। वो एक्सपीरियंस कैसा था? पंजाब केसरी वाले होते थे हमारे, विजय चोपड़ा जी जलंधर से। उन्होंने मेरे को वहाँ किसी उसी इवेंट में देखा होगा, तो उन्होंने मेरी एक इंटरव्यू ली वहाँ। उन्होंने मेरे को 21 रुपये दिए थे तब। तो मेरे को कहे बेटा कुछ खा ले, मेरी पहली अचीवमेंट थी। एक उन्होंने मेरे को मेडल दिया, अपने अखबार में मेरा पूरा टाइटल बनाया उन्होंने। वो मुझे आज तक इतना याद है कि उन्होंने कहा कि कुछ भी चाहिए हो तुझे, कभी डाइट चाहिए, घी चाहिए, वो मुझे फ़ोन करना। बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसे मैंने कुणाल खेमू जी के साथ काम किया है, वो डायरेक्टर थे। तो मडगांव एक्सप्रेस मूवी आई थी अभी, उसमें मैं विलन थी। तो जैसे काफ़ी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जैसे कभी कोई मैच हार गए या किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनके अंदर ये चीज़ आई थी यार आज मुझसे गलत हो गया तो शायद आगे भी गलत हो। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पॉज पर एक नया पॉडकास्ट। आज बात प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने वाले पाइनियर्स जैसे गामा सिंह, द ग्रेट खली, सत्येंद्र डागर, किशन रफ्तार जैसे फेमस रेसलर की भी नहीं होगी। आज बात इसी फील्ड की फेमस रेसलर जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर इंडियंस को प्राउड फील कराया और दुनिया को दिखाया कि भारत स्पोर्ट्स के हर फील्ड में अपनी अलग पहचान रखता है। द ग्रेट खली से ट्रेनिंग लेकर इंडियन प्रोफेशनल रेसलिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। पावर लिफ्टिंग और वेट ट्रेनिंग को अपना पैशन बनाकर उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेंथ किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए, बैरियर्स को चैलेंज करते हुए उन्होंने कई लड़कियों को इंस्पायर किया। तो आइए स्वागत करते हैं मिस सरबजीत कौर या कहें बीबी बुलबुल जी का। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यहाँ जाने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। तो मैम मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके साथ बात शुरू करना चाहेंगे शुरू। कि जैसा हमें पता चला कि आपका इनिशियल नेम था सरबजीत कौर जी। और आपकी फिर जर्नी हो गई बीबी बुलबुल। यस। तो ये सफ़र कहाँ से तय हुआ और ये कैसे बीबी बुलबुल आपका नाम पड़ा? ये मैम एक्चुअली सरबजीत कौर नाम मेरे माता पिता जी ने दिया था जी बॉबी, मुझे घर में बोला जाता था। ठीक जैसे है। मेरे फैमिली में Nickname निकनेम मेरा type। होता है ना, तो बचपन से ही यही एक था कि चलो बहुत सारी बी इकट्ठी हो रही हैं मेरी फैमिली में सारे, तो उन्होंने मेरा नाम बीबी बुलबुल कर दिया रेसलिंग में। ये नाम दिया मुझे खली जी ने, जी। ग्रेट खली जी। आपको पता नहीं होगा, वो रिश्ते में मेरे ब्रदर भी लगते हैं। वाह। तो हम दोनों इकट्ठे रहते थे। तो कह रहे नाम तेरा मैं करण करूँगा रेसलिंग का। मैं क्या क्यों? कह रहे बस मेरा नाम दिया हुआ रहेगा तुम्हें, अच्छा भी लगेगा। तो हमने रिंग पे बैठ के दोनों ने डिसाइड किया कि नाम अपना क्या, एक डिफरेंट नेम होता है रेसलिंग का नेम ना। तो उन्होंने मेरा नाम रखा बीबी बुलबुल। तो उसी दिन मीडिया रखी थी वहाँ से, दैनिक जागरण वाले थे, तो उन्होंने करा तो वो मीडिया में छप गया। तो मतलब आपका द ग्रेट खली जी ने आपका नाम बेसिकली बीबी बुलबुल बीबी रखा। बुलबुल दिया जी। तो मैम ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको रेसलिंग एक बड़ी ऑफ फील्ड हम कह सकते हैं कि रेसलिंग जैसी फील्ड को आपको ज्वाइन करने की एक विश रही? मेरे फैमिली में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे और Okay। मैंने बताया जी खली जी मेरे बहुत नोन हैं, मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो उनको देखा मैंने कि ऐसा स्ट्रक्चर है उनका। अच्छा, हम दोनों शुरू से साथ ही हैं। तो 91 से हम दोनों साथ थे। वो भर्ती हुए पंजाब पुलिस में, तो आए तो मैं भी वहीं थी। तो देखा तो मेरे को भी ले आए साथ में, चल रेसलिंग कर, कुछ ना कुछ करती रहे। मतलब स्पोर्ट्स में मैं अच्छी थी। तो मेरी एक्चुअली पहले गेम थी फुटबॉल। ओके। फुटबॉल की मैं नेशनल तक मैंने खेला। तो एकदम से मेरा ध्यान आया कि नहीं यार, ये पंजाब पुलिस में तो फुटबॉल की टीम नहीं है। ओके। तो जॉब के बाद ना मेरे को पंजाब पुलिस में जॉब मिली मुझे 93 में। तो उन्होंने मेरे को चेंज कराया बॉडी बिल्डिंग के
स्ट्रक्चर के हिसाब से पावर लिफ्टिंग, उसमें भी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छे लेवल पे की तो पावर भी आने लग गई। तो मेरा इंटरेस्ट था मारपीट में शुरू से। बचपन से ना स्कूल में भी जाते ही झगड़ा, ठीक है। तो टीचर से भी झगड़ा कर लेती थी मैं। मेरा टीचर ने कुछ कह दिया ना मुझे, मेरे नहीं, मेरे साथ के जो फ्रेंड्स हैं उनको कुछ कह देते थे। मेरी गैंग में किसी को बोल दिया। हाँ, ऐसे मेरी फ्रेंड्स थी, लड़कियां थी, उनको कभी कभी टीच कर दिया उन्होंने, तो पनिश करेंगे ना जब, मेरे दिमाग में चढ़ जाता था वो, मैं ये टीचर को पीटूंगी। तो ऐसे ही झगड़ा। तो फिर आपके घर वाले नहीं कहते तेरे तुम जाके स्कूल में भी लड़े जाते हो? घर वाले तो कहते थे ठीक है जो कर रहे हो अच्छा है, तो बोलते थे कि लड़कियां हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो समझाते थे, ऐसा नहीं, हर एक मदर फादर समझाते हैं। उनका कहना था कि जीवन के अंदर वो काम करो जिसके आपको शाबाशी मिले। मैंने कहा क्या ऐसा काम करूं, मुझसे कोई होता ही नहीं है। सारे जो भी मेरे साथ के थे, कुछ कबड्डी के प्लेयर थे, कुछ वॉलीबॉल के थे, वॉलीबॉल भी मैं खेलती थी। मुझे रेसलिंग पसंद थी। वो कुश्ती नहीं होती जो गांव में होती, बिल्कुल हमारे मिट्टी वाली, देहात में मिट्टी वाली, वो दंगल होते थे हमारे वहाँ। तो मैंने क्या करना, घर से भाग के चले जाना, स्कूल से छुट्टी ली, बस्ता रखा, वहीं कहीं दंगल है वहाँ पहुँच गए, देख दुख के आना। और जब वो लड़ रहे होते थे ना, वैसे ही आके घर करना, मैंने रास्ते में किसी को पकड़ लेना। वो खेत नहीं होते मिट्टी जो चो टाइप होता हमारे में, हमारे पास, वहाँ पे हमने उसमें दे मिट्टी मिट्टी, कपड़े खराब पूरा। तो मैम जब आपने 95-96 में प्लान किया कि रेसलिंग की तरफ, तो जैसा मुझे आइडिया है या मुझे शायद 94 में रेसलिंग शुरू, हाँ 94 में, तो मैम उस दौरान जो वहाँ पंजाब का कल्चर था वो इस चीज़ के लिए कितना ओपन था कि कोई फीमेल इस टाइप के स्पोर्ट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इस टाइप के स्पोर्ट्स में अगर वो जाना चाहे तो उसके लिए वहाँ के लोगों का क्या रुझान था? देखिए उस टाइम ना एक्चुअली लड़कियों को लोग कहते थे कि इनकी शादी करो। पंजाब में यही कल्चर था कि इनका जो अपने ससुराल में जाके करना, पढ़ाई करनी है, इन्होंने डॉक्टरी करनी है, इन्होंने गेम करनी है। मतलब पेरेंट्स की पंजाब में क्या, हर एक पूरी दुनिया में यही चीज़ है कि लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई 18-19 साल की, इसकी शादी कर दो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगी या कुछ और हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, इनको घर का काम आना चाहिए, उनकी सोच यहीं तक है। अगर ये रोटी पकानी नहीं जानती तो इसकी शादी नहीं होगी, ये अच्छी स्ट्रक्चर नहीं इसका अच्छा होगा, जैसे तगड़ा हो गया तो नहीं कोई लड़का नहीं मिलेगा इसकी मिलता। तो ये पंजाब में मैंने तो शुरू से देखा है ये सारा। और अब पंजाब में कैसा है आपके आने के बाद? मैंने तो अपने पेरेंट्स से लड़ के झगड़ा करके डेली, तो मैंने गेम को चूज़ किया। मेरे फादर मेरे एंटी थे, वो मुझे पीटते थे कभी कभी इसको लेके ना, मगर ना पीटोगे, जितना पीटोगे उतना अच्छा आएगा ना मेरे लिए। मैंने तो मार भी खानी है, मारना भी है, बिल्कुल। तो मुझे मज़ा आता था उनकी मार का भी। तो अंकल ने कब जाके एक्सेप्ट किया? जब मैंने मैडम जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना एक रेसलिंग का दंगल किया था लड़कियों में, तो उसमें के बाद मेरे को मेडल मिला एक। तो मेरे पापा ने जब मैं आई ना घर, मुझे गले लगाया है। तो ठीक है, वो आर्मी में थे, उन्होंने उनका एक इंटरेस्ट था कि देखो जहाँ तो इसको आर्मी की जॉब कराएंगे, तो इस गेम में मेरे को पसंद नहीं करते थे। मेरे को उन्होंने समझाया बेटा ठीक है तू खेल के आई है, मैं उनके पूछे भी ना गई थी। तो स्कूल में तो कर ही लेते थे हम। उन्होंने एक ही चीज़ मेरे को बताई कि ये गेम नहीं करनी बस। मैं कहा ठीक है जी नहीं करेंगे। फिर मेरा फुटबॉल की तरफ रुझान हो गया थोड़े दिन के लिए, अच्छा खेली मैं उसमें भी। तो समय निकलता गया तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा, जो मन की जो होती ना, जो चाह होती इंसान की, वो नहीं थी। आप बस तो धीरे धीरे हाँ खेल रही थी। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के सारे जो मेरे को अच्छा इवेंट लगता है जिसमें मारपीट है वो मैंने की। वैसे ही मारपीट का शौक था। मैं फिल्में देखती थी धर्मेंद्र की, मुझे बहुत पसंद थी। उसके बाद यही करना था मुझे, तो मैंने इसको चुना मैंने। अब आपकी फैमिली का कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे मदर फादर तो बहुत साल पहले ही, मैं छोटी सी थी मेरे मदर चले गए, फादर मेरे चले गए थे आज 15-16 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मुझे किसी ने रोका ही नहीं। तो मुझे 16 साल में फिर मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन बनी, इंडिया फर्स्ट फीमेल रेसलर बनी। तो आज वो शायद कहीं ना कहीं होंगे तो प्राउड करते होंगे।
बाकी मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भी नोन हैं, साथ के लोग हैं। हाँ, तो एक अच्छी जो रिस्पेक्ट है रेसलर की वैसे ही बहुत है। पंजाब में बहुत स्ट्रगल है मैडम, अभी भी मैम? हमारे देश की बेटियों के लिए हर टाइम ये स्ट्रगल की रहेगी, आज नहीं कल भी, आने वाले टाइम में जैसे भी। अब तो धीरे धीरे जैसे हरियाणा से और भी काफ़ी स्टेट से कुछ धीरे लोग धीरे हैं मैम, स्पोर्ट्स आने लग कुछ गया है, लोग हैं, तो अभी भी कुछ लोग हैं। आज गांव की जो सोच है ना, आज भी कहीं ना कहीं बदलने में मैं कहीं ना कहीं सक्सेस भी हुई हूँ, और आगे भी कुछ ना कुछ कोशिश करती रहूँगी। जैसे कुछ लड़कियां हैं, अच्छी लड़कियां हैं जो खेलती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक महिलाएं आज के देश में, हमारे देश में जो कर रही हैं ना, मेरे ख्याल से पुरुष तो थोड़े से अनबिलीवेबल है। उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं सारे। तो मैम जैसे आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को एक्सेप्टेंस नहीं थी आपके स्पोर्ट्स के लिए, तो मैम क्या फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मैं इससे भी हाई लेवल पे और अप जाती, और बहुत जल्दी मेरा सपना पूरा होता है। अगर वो जल्दी ही बचपन से मेरी इसी लाइन में सपोर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उनके दिमाग में आ गया कि इसने यही करना है, तो मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका गया। मैं स्पोर्ट्स में कहीं भी जाती थी तो मैंने एक बार बोलना, मुझे पैसे भी मिल जाने, तो मेरे फैमिली के कई मेरे आसपास के लोग भी मेरी हेल्प करते थे। बेसिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैडम लाइफ में, खुद वर्क करना, खुद उसको पैसे को। तो आपने मैम कोई पार्ट टाइम जॉब भी करी उस दौरान? नहीं मैम, जॉब तो मैंने कभी नहीं करी, मेरी सीधी जॉब लगी थी पंजाब पुलिस में। ओके। तो उसके बाद मेरे को उसमें मज़ा नहीं आया। तो मैं बिजनेस माइंडेड शुरू से रही हूँ, छोटा सा एक कहीं ना कहीं एक वो भी चीज़ थी कि अपना, जैसे हम कहीं शादियाँ होती देखते थे ना, तो मुझे लगता था कि नहीं यार, मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन मैंने कम से कम 1000 शादी करानी, मैंने एक वेडिंग प्लेस बनाना है अपना हाईवे पे। बचपन से ही एक इंटरेस्ट था, तो छोटा सा ढाबा शुरू किया मैंने अभी। हाँ बिल्कुल। तो वो शायद मेरा सपना था, पूरा हुआ है। वो मैंने अपनी मेहनत से किया है, उसमें किसी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, मेरा अपना है। तो मैम जब आपने 96 में आपने रेसलिंग स्टार्ट की और आपने पहला रेसलिंग चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका पहला रेसलिंग का, और आज अब जो भी रिसेंटली फाइट किए हो उसमें क्या डिफरेंस था? देखिए, जब मैंने स्टार्ट की तो इतना मीडिया नहीं था, सबसे बड़ी बात। एक अखबार में फोटो आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। पंजाब केसरी वाले होते थे हमारे, विजय चोपड़ा जी जलंधर से, तो उन्होंने मेरे को वहाँ किसी उसी इवेंट में देखा होगा, तो उन्होंने मेरी एक इंटरव्यू ली वहाँ पे। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरे को 21 रुपये दिए थे तब, तो मेरे को कहे बेटा कुछ खा लेना, तब 5-7 रुपये का आता था अच्छी, तो आज तो 21 रुपये का, 21,000 का भी कुछ नहीं आता है। और उन्होंने जब मेरे को वो दिया ना, वो पैसे मैंने कम से कम 20 साल तक मैंने अपने पास रखे, ऐसे ही खर्चे नहीं। मेरी पहली अचीवमेंट थी। एक उन्होंने मेरे को मेडल दिया, अपने अखबार में मेरा पूरा टाइटल बनाया उन्होंने, पूरा अच्छा उसके साथ। वो मुझे आज तक इतना याद है कि उन्होंने मेरे को ज़्यादा कहे कि कुछ भी चाहिए हो तुझे, कभी डाइट चाहिए, घी चाहिए, वो मुझे फ़ोन करना। वो फिर कहाँ होता है, आपको पता ही है। बिल्कुल। स्टेज पे बोलना कि हम आपके लिए ये करेंगे, उसके बाद आप जाओ उनके पास एग्जीक्यूट करना, हाँ, तो डिफरेंट आ जाता है, टाइम ही नहीं। और अब जब मैम आप मीडिया में हैं, आपको लोग देख रहे हैं और आपकी स्टोरीज को सुन रहे हैं, उससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो अब की फीलिंग ज़्यादा बेटर है या जो पहली बार थी उसकी फीलिंग कुछ और? जो फर्स्ट टाइम वाली मैम, ये तो मेरा एक्चुअली ना मैम, ये जीवन का हिस्सा हो गया है। आज नहीं कल नहीं, तो मैं बहुत सारी इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट में, जहाँ किसी में मैं जाती हूँ, जहाँ मैं एक सोशल इवेंट्स में जाती हूँ, स्कूल्स वगैरह में बच्चों को, तो मुझे ये लगता है कि आज शायद कहीं ना कहीं छोटी एक बुलबुल है, कहीं ना कहीं मेरी अगर नज़र में उसको मैं सपोर्ट कर पाऊँ तो मैं करूँगी, मैं उस लायक हूँ। तो मैम आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ी आपके लिए इंस्पिरेशन कौन रहे? ग्रेट कोहली सर। ओके जी, उनका कैसे आपके जीवन में रोल रहा, कैसे चीज़ें रही? देखिए, जब पंजाब पुलिस में थे, मैं भी वहाँ प्रैक्टिस करती थी, तो मैं भी आती जाती थी, तो मेरा उनसे ऐसा प्रेम है, तो हर एक छोटी मोटी बातें हमने करनी, खाना पीना मैं ही उनको प्रमोट करती थी कि सर हाँ भाई आप जाओ, आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप एक फॉरेन ट्रिप करो।
तो उससे पहले मैं रेसलर बनी तो मैंने उनको फिर जो मैं अपनी हेल्प कर सकती थी मैंने उनकी की, उनके साथ हम खड़े रहते थे। तो उनको देखते थे कि इतना अच्छा स्ट्रक्चर लेके अगर बंदा इसको फिट रख सकता है, तो उनकी जो मेहनत थी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उसको देख के मुझे आज भी मैं भी करूँगी, तो इसलिए फिर मतलब वो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हाँ, उन्होंने ही मेरे को बोला कि रेसलिंग कभी आपने उनके साथ भी कोई मैच किया? जी करते रहते हैं हम प्रैक्टिस में, जैसे आर्म रेसलिंग हो गई, हमने बहुत सारी वायरल भी है हमारी, तो उन्होंने ही मुझे बनाया है, सही बताऊँ तो आपके स्पोर्ट्स के दौरान में कोई ऐसा मूवमेंट जो आपका और सर के साथ रहा हो कि हाँ यहाँ वो मेरे गुरु थे, द बेस्ट आई कैन फील कि हाँ ये मोमेंट तो मुझे आज तक याद है, ये वाला थे नहीं, वो ऑलवेज है। वो एक ग्रेप लगाते हैं ऐसे करके, एक ऐसे चौक करते हैं, तो वो जब करते थे ऐसे घूम जाते थे, तो ऐसा लगता था कि मोमेंट में कुछ नहीं है अभी, ये लास्ट पल नहीं होता जैसे लाइफ का, ऐसा लगता था कि बस अब अंधेरा आ गया, अब जीवन गया। वो 10 मिनट बाद ही फिर ऐसे ऐसे करके रिलैक्स करते थे। उनको मेरे चोट लगी थी एक बार शोल्डर पे मेरे चोट लगी, तो रिंग में सर ने बहुत मेरे को किया कि नहीं यार, बहुत वो चीज़ बड़ी याद आती है। क्योंकि खलील जी को देख के तो मतलब अच्छा चुका ना, आज भी पसीना छोड़े के इतना फिजिक हाइट, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है वो, वेरी नाइस पर्सन। उनके लिए जो अपने, वो कभी किसी की, सबसे बड़ी बात है, बुराई नहीं करते। कोई बुरा भी आएगा उसके लिए भी वो अच्छा बोलते हैं। उनके में ये खासियत है, जो अपने हैं उनके साथ, जो शुरू से हैं, उनको ऐसे सजो के रखते हैं ना, जैसे प्यार से। उनके बच्चे भी मेरा बहुत प्यार करते हैं, बस यही लाइफ है, यही अचीवमेंट है। मैं आज भी, कल भी मैं आई हूँ तो रास्ते में उनका होटल बन रहा है, मैं उनको मिल के आई हूँ, मैंने कहा आपके पास दर्शन हो गए, मेरा वही है। मैं सबसे ज़्यादा जीवन में अगर किसी को, स्पोर्ट्स को या किसी को गुरु मानती हूँ इस लाइन में, सिर्फ उनके जैसा कोई इंसान नहीं है। नाइस पर्सन, गुड हार्टेड, तो कोई ऑफेंड ही नहीं है। यस, वो नाम से वो स्ट्रक्चर है नहीं है, मुझे कभी नहीं लगा ना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं वो, लेकिन वो निहायती दिल से कितने अच्छे हैं, वो चीज़ वो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो मैम आप जब कॉन्टिनेंटल रेसलिंग में आए जी, तो आपने कब उसको ज्वाइन किया और उसमें आपकी जर्नी एज ऑफ फार कैसी है? आज तक तो बेस्ट है, आपके साथ बैठे हैं तो अच्छी है। बढ़िया ही है। नहीं, आपने ज्वाइन कब किया मैम कॉन्टिनेंटल रेसलिंग का जो था? कॉन्टिनेंटल रेसलिंग मैडम हमारी हुई थी स्टार्ट 2014 में। आई थिंक ये भी शायद खलील जी का इनिशिएटिव था। नहीं, ये बेसिकली ब्रांड तो यूएस का है, ओके, CWE, तो इन्होंने इंडिया में आके शुरू किया था। हाँ, मतलब इंडिया में मैं पहले से ही ये करती थी, तो ऐसे थोड़ा मुझे कहते हैं इंडिया फर्स्ट फीमेल रेसलर, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अवार्ड है मेरा, यही ये लाइफ टाइम है मेरा, ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ, उसके बाद चली भी जाऊँगी तो इंडिया, ये मेरा इतिहास में नाम रहेगा। नहीं देखो, दुनिया में तो सबने जाना ही, एक दिन अच्छे बुरे टाइम सब लोग जाएंगे, लेकिन कुछ आपके जो पल हैं वो उसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल। तभी मैं अपने लास्ट टूर्नामेंट कब फाइट किया होगा? अभी जस्ट 3 मंथ पहले, दिसंबर में। इंडिया में मैम? बाहर गई? इंडिया में। अच्छा, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? कुछ नहीं, अच्छा मैच था, मैच गया और जीत गई मैं। मैं बहुत कम मैच हारी हूँ मैडम, मुझे कोई याद नहीं है कब हारी थी, जब हारना मेरा मन होता मैं हार जाती थी। उसका भी तो कोई रीज़न होगा? नहीं, मेरा मूड है तो करूँगी, नहीं। फाइट में मेरे से तगड़ा अभी तक कोई नहीं है शायद। मैं तो कहती कोई ऐसी लड़की है जो मुझे हराए, वो भी रियल में, असली में, जबरदस्ती रिंग में आके करे, वैसे तो चलो। हाँ, मेरे को भी गुस्सा कम चैलेंजेस करते हैं। हाँ। नहीं, चैलेंज नहीं करती मैं किसी को, कि ऐसा बच्चा अभी इतना मेरे जितना तगड़ा, मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत तगड़ी हूँ। ये कुछ कह लो, गॉड गिफ्ट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैम आपके अकॉर्डिंग अभी आने वाले सालों में अब प्रो रेसलिंग धीरे धीरे और प्रमोट होगी? बिल्कुल, या ये सिर्फ जस्ट CWE या WWE तक ही सीमित रहेगी? नहीं मैम, ब्रांड तो 2 ही रहेंगे। बिल्कुल। देखो, टॉप वर्ल्ड ब्रांड है हमारा CWE। WWE में कई लोगों ने बोल दिया कि ये फेक होती है, ये भला होती है। हाँ, काफ़ी उसके लिए अलग अलग न्यूज़ आती है। पता है मैम, एक्चुअली क्या है, वो एंटरटेनमेंट आप वो लगाते हैं, WWE वर्ल्ड वाइड। जी, तो CWE एंटरटेनमेंट है। हाँ जी। असल में क्या करते हैं, जब हम लाइव फाइट करते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरटेन हो जाता है, बच्चों को थोड़ा सा हर एक चीज़, बोरिंग लड़ाई झगड़ा भी हर टाइम नहीं कर सकते ना। तो WWE तो पता नहीं, CWE के मैच हमारे देखो फाड़ होते हैं जी,
ऐसे लगता है बस बंदा अभी है अभी नहीं है। लोग ऐसे ऐसे मिनट का खेल ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं। बैठे भी ना, हमसे हमारे चीफ गेस्ट भी होते हैं, वो ऐसे ऐसे करेंगे आपस में, गया अभी गया अभी गया। वो प्रिजम्पशन शुरू हो जाती देखो है। जो आंखों देखी चीज़ है मैं उसको ज़्यादा मानती हूँ। तो मैम ये जो हम प्रोफेशनल रेसलिंग की बात करते हैं और जो ओलंपिक्स में रेसलिंग है, इसमें मैम क्या डिफरेंसेस हैं? ओलंपिक रेसलिंग ओलंपिक है, प्रोफेशनल रेसलिंग प्रोफेशनल। नहीं तो मैम तो फिर इसको ओलंपिक्स वगैरह में क्यों नहीं आने वाले टाइम पे आएगी जैसे इसका क्रेज है ना जी, तो ये ओलंपिक में आने वाले टाइम में हमारी एक वो है कोशिश की ये आएगी। बड़ी सारी कंपनियां लगी हुई हैं इसके लिए। तो मैम अभी तक ना आने का कोई खास कारण कि अभी तक शायद इसलिए नहीं आई? मैम एक्चुअली क्या है, ओलंपिक जो गेम वाले हैं वो कुछ समय तक है, ये लाइफ टाइम है, ये बहुत टाइम तक कर सकते हैं। जैसे मेरी एज भी होगी 50 साल, मैं अब भी कर रही हूँ, उसमें एज लिमिट है। हाँ बिल्कुल, ओलंपिक्स में तो एज लिमिट है। एज लिमिट है, आपकी कैटेगरीज हैं, इसमें फ्री ओपन चैलेंज है। तो इसका मैम ये इससे कहीं डिफरेंस ना कहीं जैसे मान लीजिए अगर ओलंपिक्स में एज क्राइटेरिया है और इस टाइप की CW मीन सब में आपकी एज हमारी जो प्रसिद्धि है मैडम ओलंपिक से ज़्यादा है, आपको बताओ तो। हाँ प्रोफेशनल रेसलिंग को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। सरकार इसको सिर्फ हमारे देश की इसको ओलंपिक को प्रमोट करती है, अदरवाइज जो हमारी रेसलिंग बहुत हार्ड है। मैम बिल्कुल है, 100 किलो या जो भी आपके सामने कंपटीटर उसके साथ फाइट करना और उसको आप ऐसे थ्रो कर देते हैं, वो देखना ही आसान नहीं लग रहा, वो करना तो हो ही नहीं सकता। हमें लोग देख के बोलते हैं यार ये कब हंसा होगा बंदा, लेकिन हम नेचुरल लाइफ में हंसते हैं। हाँ बिल्कुल। वो एक रिंग का जो पार्ट है, जब हमने जाना है वहाँ, उसी की हम प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं। और इतना प्रैक्टिस एवरीडे, हमारे सर भी बोलते हैं, खाली सर भी ये बोलते हैं कि एवरीडे प्रैक्टिस करो, अपनी फील्ड से ध्यान मत भटकाओ, इधर उधर की पंचायतों में मत बैठो, अपना जो लक्ष्य है उस पे रहो। एज रेसलर कभी बुढ़ा नहीं होता जब तक आप रेसलिंग करोगे, फिट रहोगे। अगर आप जब तक अपनी पब्लिकली दुनिया में बैठना शुरू हो जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे, वही टाइम फोकस अपनी गेम को लगाओ। तो मैम जैसे आप काफ़ी नए नए स्पोर्ट्स पर्सन्स अलग अलग फील्ड में बहुत अर्ली एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं और काफ़ी हैं जो अभी तक भी नहीं रिटायर हो रहे, मेरे तो जैसे नहीं जरूर। तो उसमें क्या रीजंस है? अब नॉर्मल हम क्रिकेट की अगर बात करें, मैडम मोस्टली डाइट और आपकी फिटनेस और आपका जो पब्लिकली, जैसे कई लोग मीडिया में ज़्यादा चले जाते हैं और उनका देखो एक मीडिया एक स्केल है, जिसको कुछ नहीं आता उसको अप कर सकता है। नहीं काफ़ी बार मैं जानती हूँ इस चीज़ को, आप मेरी बात माइंड मत कीजिए। नहीं कोई जो प्रॉब्लम मीडिया है एकदम किसी को हाईलाइट करता है तो उसको डाउन भी कर देता है। बिल्कुल। ये जो प्रोफेशनल रेसलर है जी, अपनी अगर प्रैक्टिस करेंगे वही अपने साथ है, उसको कोई डाउन नहीं, मेहनत को कोई मैडम डिनाई नहीं कर सकता। 100%। बस यही नहीं मैम, जैसे अब काफ़ी ये मानते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स कि हमने एक टाइम तक खेल लिया, एक सर्टेन एज तक, अब क्यों नहीं हमारे रिटायरमेंट के बाद न्यू कमर्स आगे आए? बिल्कुल आने चाहिए। तो उस चीज़ को लेके वो अर्ली रिटायरमेंट की बातें करते हैं स्पोर्ट्समैनशिप में। तो आप इस बात को मानते हैं कि हाँ, कि जो ऑलरेडी हैं उन्हें सही टाइम पे रिटायरमेंट लेनी चाहिए ताकि नए स्पोर्ट्समैन प्रमोट हो सकें, या ये एक मिथ्योटिक बात है कि सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं? कहने की बात है मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन जो नया आ रहा है ना, न्यू के साथ तो आप बीट कर ही नहीं सकते ना हम उनके साथ ऐसा करेंगे कि वो हमारे साथ फाइट करे, तो जो एक्सपीरियंस है बोलता है। बिल्कुल। न्यू कमर को अपन न्यू से ही कराएंगे, ओल्ड को। हाँ, कहीं ना कहीं आप उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप किस तरीके से उन्हें ट्रेंड करें और चीज़ों के लिए तैयार बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उनको लगेगा, इसलिए तो सीनियर जूनियर बोला हाँ जाता बिल्कुल है। नहीं बट तो अदरवाइज तो जूनियर सीनियर को हरा के चला जाए तो उसके में क्या रहेगा। हाँ, क्योंकि अभी ना काफ़ी एक प्रचलन सा हो गया कि बड़ी जल्दी काफ़ी स्पोर्ट्समैन एक ट्रेंड की तरह रिटायरमेंट लेने लगे, तो मैंने कहा कि यार ये क्या रीज़न है? मैंने मोस्टली एक्चुअली घर की प्रॉब्लम्स है, उनको स्पोर्ट्स में इतनी बेनिफिट्स हमारे इंडिया में नहीं मिलते। उनको परिवार भी देखना है, फिर शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थी हो जाती है। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी कमी है कि कई सारी उनको फैमिली रीजंस की वजह से जल्दी रिटायरमेंट लेना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी है, उसको निभाना भी उनके लिए एक कर्तव्य है, एक रेसलिंग से कम नहीं है, वो भी उनके लिए ज़रूरी है। इसलिए वो संन्यास लेके अपना कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू करते हैं। सरकार ये अगर उनको ऑफर मिला है या कहीं जॉब मिल गई है तो उनके लिए तो चलो चांदी है। जो हमारे जैसे मिडिल क्लास बंदे हैं जिनको भी कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं है, तो उसने खुद ही स्ट्रगल करना है, तो उसको अपने पेट पालने के लिए, बच्चे पालने के लिए, तो उसको करना पड़ेगा कारोबार। इसलिए वो जल्दी अलविदा कह देते हैं। मैं सिंगल हूँ, मैंने कुछ नहीं, मैं तो जब तक हूँ ऐसे ही रहूँगी।
बहुत बढ़िया मैम। ऑलवेज रेसलर, बियर रेसलर। आई फील रेसलर ऑल टाइम। ये कभी आपके अंदर की जबकि सोच नहीं खत्म होती ना, जिस दिन आपने ये सोच लिया यार मैं हार गया, आपको कोई दुनिया का, कोई नहीं हरा सकता। कोई परमात्मा या कोई कोच या कोई आपका गुरु नहीं जिता सकता। आप बिल्कुल अंदर से बेटर फील करते हो तो आपको तो कोई best दुनिया है। का हरा नहीं सकता, हार के भी जीतते हो आप, यही लाइफ है। तो मैम जब आपको ये किताब मिला कि आप इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्रो रेसलर थी, जी, वो किताब पाके आपको क्या उस समय महसूस हुआ कि मैंने शायद अपना एक सपना पूरा कर दिया? मुझे पता ही नहीं चला ये कब मुझे मिला है। मैंने तो अपना कर्म किया, कोशिश की बेस्ट करने की। जितनी देर मैंने इसमें रिंग में रहती हूँ तो मैं अब दुनिया को भूल के अपना गेम की तरफ फोकस करती हूँ। इसलिए परमात्मा ने जहाँ जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को इस अवार्ड से, मेरे नाम से मुझे आज जो पोजीशन मिली है, मैं उस चीज़ का उनका थैंक यू बोलती हूँ। शायद मैं इस काबिल थी तो मुझे है, प्राउड भी है मुझे। ये तो हमारे कहते हैं ना, बिना किस्मत के कुछ नहीं मिलता है। मैं किस्मत और मेहनत दोनों ही मेहनत है। मेहनत नहीं करोगे खाली किस्मत क्या करेगी। बिल्कुल, वो तो अब बिल्कुल बात है। तो अब मैंने मैं मेहनत की किस्मत होगी के तो मैं भरोसे बैठ इसलिए मैं जाऊं। साथ हूँ। मेरी जगह रेसलर तो मेरे बाद भी आगे भी बहुत आ रहे हैं। जी। तो जो मेरा नाम है वो तो रहना ही, आपको मैंने पहले ही बोला है। तो मैम जैसे अभी आपने बात कही कि खलीजी हमेशा कहते हैं कि आप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी फील्ड पे ध्यान दो और जी। अपने गेम को मत छोड़ो। एवरीडे बोलते हैं वो। बिल्कुल। तो मैम उसके दौरान जैसे आपने काफ़ी बॉलीवुड में जाना चाहा, मैं बॉलीवुड गई में हूँ आप गई बॉलीवुड भी, आपने 2-3 शोज भी, मूवीज भी मूवीज आपने की। हाँ, तो मैम मडगांव वो एक्सप्रेस मूवी की जी, थी। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन था या वो आपकी चॉइस थी? चॉइस कह सकते हैं और उनकी नीड कह सकते हैं कि उनको ज़रूरत थी, हमारी तो बुलाया गया। अदरवाइज मैं ये तो नहीं वहाँ गेट के बाहर खड़े होकर कह रही हूँ कि मुझे फिल्म करनी है, मुझे इसमें लो, मुझे इसमें लो। इस काबिल थी तो मेरे को, बिना काबिलियत के आपको कोई मैडम नहीं बुलाता, आप भी नहीं बुलाएंगे, कोई नहीं बुलाएगा। आपके पास हज़ारों दुनिया आती है रोज़, आप हर एक के साथ तो नहीं बैठते ना मैं। सही बात है मैम, कोई ना कोई इंस्पायर करके या किसी को आपको किसी ने या मुझे है किसी ने बताया हो तभी है, चेन टू चेन। तो मैम बॉलीवुड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं ऐसे, मैंने कुणाल खेमुंजी के साथ काम किया है डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर, वो डायरेक्टर थे। तो मडगांव एक्सप्रेस मूवी आई थी अभी 2022-23 हाँ में, जी। तो उसमें मैं विलन थी। तो डेंजरस कहते रोल हैं थे, ना सारे मेरे बॉलीवुड थे, के फाइट रिगार्डिंग कि मूवी। वो किसी आउटसाइडर को बहुत ज्यादा लाइक नहीं करते। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा, जितना बाकी जैसे सुपरस्टार्स को देते हैं वो ट्रीटमेंट, वो ही मुझे दिया। वो बहुत ही अच्छे थे और मेरा शूट भी बहुत अच्छा था। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड के रिलेटेड था, फाइट मार धाड़ वो मैं कर सकती हूँ कहीं पे कभी भी। इसलिए कई सारे लोग मेरे जैसे दोस्त हैं मेरे से डरते हैं कि नहीं यार ये पागल है, कहीं लड़ उड़ पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो मैम एक अलग अलग फील्ड होती है, ऐसा थोड़ी हमेशा इंसान उतने एग्रेशन में रहता है। ये नहीं, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा। नो, मुझे लग भी रहा है अभी तक। तो मैम जैसे मैं जानना चाह रहे थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो एक स्पोर्ट्समैन के लिए किस लेवल पे ज़रूरी है और उसका कैसे क्या क्या रोल होता है? फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो तो आपको तभी स्पोर्ट्स में आ सकते हैं अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो। मेंटल स्ट्रेंथ आपको करनी पड़ती है, वो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग ही कर सकते हैं। उसमें उनका बहुत बड़ा रोल होता है एक समाज का हमारे। अगर उनको देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। देखो एक बंदा चाहता है कि आप अप जाओ, बिल्कुल। देखो कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड है। हाँ जी। इसमें भी होता है। इन चीज़ों को देखोगे तो पब्लिकली जाओगे तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है पर मेंटली आप वीक हो। आपको मेंटली स्ट्रांग होना ही पड़ेगा इसमें, और एक्स्ट्रा होना पड़ेगा, तब ही आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो। त्याग स्पोर्ट्स मांगती त्याग, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस। तो हम जैसे काफ़ी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जैसे कभी कोई मैच हार गए या किसी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले तो जाते वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन। बिल्कुल। तो मैम वहाँ फिर उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में क्या होता है जब वो इतने मेंटली स्ट्रांग थे, जब वो स्पोर्ट्स में आए, उन्होंने इतनी मेहनत की? एक्चुअली क्या है ना, लोगों के ताने, आज का मीडिया हमारा तो कहते हैं ना अच्छे में तो अभी कोई भाई बहुत अच्छा कर दिया, जब थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी आता है।
एवरीडे मतलब कि हर टाइम बंदा एक जैसा तो नहीं रह सकता। आपको बुखार भी होता है, जुकाम भी होता है, ये प्रकृति का हमारे देश की पूरी बॉडी की हमारी, तो हर टाइम एक जैसा आप नहीं कर सकते ना, बोल सकते हो। एक जो मुंह से वाणी भी निकली वो कभी रॉन्ग भी हो सकती है, अच्छी इससे अच्छी भी हो सकती है। तो हो सकता है कल को हम कभी कभी मिलें और भी अच्छा बोले। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे एक ही जैसा इंसान रहेगा। उनके अंदर ये चीज़ आई थी, यार आज मुझसे गलत हो गया तो शायद आगे भी गलत होगा। ये मैं उन स्पोर्ट्समैनों को बोलती हूँ जो भी अच्छे वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, एक पैरालाइज इंसान को होता है, कब होता है? जब आप दिमाग से सोचते हो। हाँ जी। दिमाग में डिप्रेशन रखते हो तो आपको पैरालाइज की शिकायत आएगी। अदरवाइज आज फिजिकली फिटनेस तब तक रहोगे जब आप लोगों को इग्नोर करोगे। इस चीज़ को इग्नोर करके, आपको त्याग करके, किसी फैमिली का कोई टेंशन नहीं लेनी। जो है आपको पैसा पूसा सब आ जाना है, ये सब साथ नहीं जाना। आपका नाम और आपका कर्म आपके साथ जाएगा। ये इंसान को सोच के रखना चाहिए और कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। ये मेरे से बेस्ट है, आई एम द ऑलवेज बेस्ट, दैट्स इट। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन। यस, ऑल क्लियर। अगर आप दूसरे के बारे में सोचोगे ना, बहुत बहुत अच्छा है, आप अपनी तरफ देखोगे। मुझे बोलते हैं लोग ये बहुत मोटे हैं, मैं सोचती हूँ मेरे इतना पर्सनैलिटी बंदा ही नहीं कोई भी, कि मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं कभी। जो कपड़ा मैंने पहना वो मेरा ट्रेंड है। ठीक बात। मैं दुनिया को नहीं परवाह करती क्या है। मैंने निक्कर में जाना था, मैं निक्कर में घुमाऊंगी पूरा इंडिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। इंसान की वैल्यू अपने कपड़े से नहीं, अपने इज्जत दिमाग से। राइट। हाँ, क्योंकि लोग ये चीज़ करते हैं कि इसलिए उनको स्ट्रांग होना चाहिए। मेरी एक मैसेज भी है स्पोर्ट्स पर्सनों को, कभी हार के जीतने वालों को ही कहते हैं, सिकंदर कहते हैं ना, बाजीगर भी कहते हैं। तो और कोशिश करो कि दोबारा जीतने की कोशिश करो, ना कि डिप्रेशन में। हाँ, क्योंकि थोड़ा सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करने लगते हैं या कुछ कमेंट पास करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ से बड़े नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने तो बोला ना, आई एम द बेस्ट ऑलवेज। ये चीज़ जब तक उनके दिमाग में आएगी, जो बच्चे जो आज के न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं, वो अगर इसमें डालेंगे, मेरा मैसेज अगर लेंगे, तो वो कभी मार नहीं खाएंगे। देखो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे होंगे तो वो सक्सेस उनके पास रहेगी हमेशा। तो मैम, कभी आपने रेसलिंग को, जैसे आपने CWE के लिए रेसलिंग की, WWE में की, क्या आपने कभी प्लान किया कि कभी आपको ओलंपिक्स में भी एक आधा राउंड लेना चाहिए, कि एक बार तो ओलंपिक्स भी चले? नहीं, ओलंपिक्स में तो मैम हमारी गेम ही नहीं थी इसमें। ओलंपिक में अगर होती तो मैं उसमें इसी में पार्ट करता। नॉर्मल रेसलिंग में, नॉट प्रो रेसलिंग में, अगर नॉर्मल रेसलिंग में। मैडम वो रेसलिंग मुझे लगता है कि वो तो गुट्टम गुट्टी हो रहे हैं, उसको देखे नहीं लगता, तो थोड़ा सा उनका वो रेसलिंग से मेरी हार्ड है ज़्यादा, इसलिए मुझे उसमें जाने का कोई हुआ नहीं। मेडल लेने की है, मेडल मेरे को मैडम ऐसे ही हर एक जगह मिले हैं। आप सब लोगों का प्यार मिला है, पब्लिकली बहुत मिलता है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा ओलंपिक है। तो मैम, अब हम जानना चाहेंगे आपकी फ़िटनेस का राज, तो आपका डेली रूटीन, कि आप बीबी बुलबुल जी का क्या डेली रूटीन है जिससे आप एक बहुत बढ़िया रेसलर बन सकते हैं, वो सब सुनने के लिए बेकरार है। रेसलर बन सकती नहीं, रेसलर तो मैं हूँ। नहीं, वो बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। सवेरे उठना चाहिए सबसे पहले, अर्ली मॉर्निंग 6:30-7 बजे, डिसेंट टाइम में, इनिसेंट टाइम 6:30 बजे तक उठ जाना चाहिए। जो लेट नाइट तक लोग जागते हैं, मोबाइल का सेवन ज़्यादा करते हैं, खाने से ज़्यादा उसी के करते हैं लोग, तो इंटरनेट को थोड़ा साइड पे रख के, मीडिया को थोड़ा साइड पे रख के सोएं, रिलैक्स करें। सुबह उठें, अपना सबसे पहले उठते अपना पानी पिएं, अच्छा 2-4 गिलास गर्म पिए, ठंडा पिए, फ्रेश। उसके बाद अपना जीवन क्रिया शुरू करें। डाइट में अपना ऐसा कोई ऑयली फूड ना ले जिससे आपको नुकसान हो। पराठे हो गए, बटर हो गया, आप अच्छी हेल्दी डाइट लो। जैसे वेज हैं तो वेजिटेरियन, ब्रोकलीज हो गई, पीनट्स बटर्स हो गया, वो ले। मेरा वो डेली का रूटीन है जी। मैं बॉयल्ड एग लेती हूँ सवेरे, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए कोई संडे मंडे ट्यूसडे नहीं है, तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, मैं खाती हूँ। और मेरे को डाइट का पार्ट है ना मैम। नहीं खाऊंगी तो मेरी जो जॉइंट्स हैं वो वीक हो जाएगी, रिकवरी है, वीकनेस आ जाएगी। ये मैं अभी रेसलिंग करती हूँ तब भी मैं खाती हूँ, जब नहीं करती तब भी खाती हूँ। मेरा रेगुलर है, मेरे 6 एग मॉर्निंग में, मतलब 20 एग मैं एवरीडे पूरे डे में लेती हूँ, कंज्यूम करते हैं। हाँ, उसको डाइजेस्ट भी करना आना चाहिए ना, ये कर करके मैं वर्कआउट करती हूँ, जिम जाती हूँ अपना,
ये मेरा शुरू से ही है। तो मैं आपने पतले होने morning- के लिए जिम नहीं करती, मैं तगड़ी और तंदुरुस्त रहने के लिए करती हूँ। नहीं तो अब आपका मॉर्निंग रूटीन हुआ, एक आइडियल टाइम पे आप उठे, हम्म, आपने ब्रेकफास्ट लिया, देन आपका वर्कआउट है, पहले वर्कआउट है फिर ब्रेकफास्ट है। ओके। तो वर्कआउट मैम आपका यूजुअली क्या ज़्यादा रहता है स्ट्रेंथफुली, कि मेरे को इस पे ज़्यादा फोकस करना है? मुझे मैडम स्ट्रेंथ पे ओनली, पावर, सारा पावर लिफ्टिंग। पावर का। मुझे ये नहीं कि मेरे को स्लिम ट्रिम होना है, वो तो मेरी छवि नहीं है ना। मैं एक बार पतली होगी मैम, मैंने वेट रिड्यूस किया बहुत सारा, मैं 80 के करीब कर दिया, और लोग मेरे साथ खड़े होके वो लोग बोलते थे भी बुलबुल जी से मिलना है। वो पहचान नहीं पाए। मैं कहा मैं ही हूँ जी। कह रहे क्या बात कर रहे हो, कहाँ शेर जैसी, आप कहाँ हो? मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मेरे सर ने बोला कि नहीं आप ना हेल्दी में अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रहो। वो आपकी नहीं वही पर्सनैलिटी जैसे बॉडी में सूट करगी। मैं नहीं कहती आगे आगे मुझे ऐसा रहना है, लेकिन परमात्मा करे मैं फिट रहूँ, हमेशा पतली रहूँ मोटी रहूँ, उससे फिट रहना जरूरी। तो मैम आपकी बेस्ट एक्सरसाइज कौन कौन सी जो आपको सबसे अच्छी लगती है, कि ये एक्सरसाइज ट्राइसेप की है, ये हुई, यू लाइक द मोस्ट? सबसे अच्छी लगती है मुझे लेग प्रेस। कितना लेग प्रेस करते हैं मैम आप? मैं 2.5 से 3 क्विंटल तक लगा देती हूँ लेग प्रेस, विदाउट प्रैक्टिस कभी भी। वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। और फिर बेंच प्रेस हो गई, बाइसेप्स के हो गए, तो स्टमक की तो मैं नहीं करती अभी। तो यूजुअली आपने जब फाइट्स की, आपने कितने वेट तक के पर्सन के साथ फाइट किया हुआ कि ये लास्ट उठा के उसको फेंका? मेरे को लगता था मेरा ही लास्ट वेट है, इससे ऊपर वेट नहीं था। हैवी वेट में भी किया लेकिन मेरे से कम थे। वो क्या ब्रैकेट था? बस कम थे सारे, वेट है ओपन में थे सारे। मेरे इतना वेट करना मुझे तो कुदरत से है, मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे से कम ही होते थे 10-20, मोटे और तगड़े और हो जाते। हाँ तगड़े और होते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम आप अपनी लाइफ में टाइम कैसे मैनेज करते हैं, जब आप एक रेसलर भी हैं, आप बिजनेस भी देखते हैं, आप मीडिया को भी समय देते हैं, और इन प्रोफेशनली कभी आपको कोई मूवीज़ का ऑप्शन है, जो भी आपके पास और भी चीज़ें रहती हैं, तो इन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं, जो लोग बेसिक 2-3 चीज़ें भी मैनेज नहीं कर पाते? सबसे बड़ा बात है टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है मैं अपने स्टाफ पे ट्रस्ट करती हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करती हूँ। जब भी मेरे पास टाइम है, जो टाइम मैं किसी को सौंप देती हूँ अपना जो काम है, मैं अपना ये करके बैक में वही मेरा होटल पे जाना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। होटल और जिम, बस 2 चीज़ें नहीं मैं छोड़ती। जिम कभी छूट भी जाएगा, लेकिन अब मेरा यहाँ से कोई भी ट्रैवलिंग है करके मैंने वहाँ अपने काम पे जरूर एक बार सब जगह नज़र मारती हूँ। नज़र सब जगह है, चाहे कहीं भी हैं आप? जी। आजकल तो मैडम CCTV है, ऑनलाइन कैमरा है, कहीं पे भी देख वही मेरा कहना था, हर जगह नज़र है। नज़र है। तो मैम जो लड़कियां अब और रेसलिंग में या स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगी कि आप कब शुरू करो, क्या उम्र आपके लिए बेस्ट है टू कम स्पोर्ट्स? मैडम 12 साल के बाद लड़की है चाहे लड़का है, उनको स्पोर्ट्स में एक्टिविटी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपका एम है कि रेसलर बनना, आप एक फिजिकली 12 साल 13 साल में रेडी हो जाते हो, तो उसके बाद आपको वर्कआउट 2-3 साल करके अपना स्कूल लेवल से ही आपको रेसलिंग या कोई भी स्पोर्ट्स है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चों को। जो पेरेंट्स है वो ब्लड में होता है कि स्पोर्ट्समैन का बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, एक्टर का बच्चा एक्टर बनेगा, तो धीरे धीरे उनके आ जाती है। तो जो बच्चे आज डाइट को लेके हैं, कई चीज़ें डाइट भी नहीं अफोर्ड कर पाते, हाँ जी, तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो अपना सिंपल वेज डाइट लें, अपना जो नहीं है तो कोशिश करें अपने पेरेंट्स को मना के रखें साथ में, और उनकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। उनके एंगेज मत जाएं, सारे मेरी तरह थोड़ा हो सकते हैं, एंगेज आएंगे तो और सक्सेस हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर एक बच्चे ये नहीं कि 100% अगर 100 बंदों ने एग्ज़ाम दिए तो 100 के 100 पास हो जाए। बिल्कुल, तो इसलिए कोशिश करो कि अपने माता पिता की मौजूदगी, उनकी जो पेरेंट्स है उनको हमेशा अपने साथ में पहले रखें। मैं आज उनसे दूर हूँ या उनके करीब नहीं थी मैं कभी भी, तो आज उस चीज़ का थोड़ा दुख होता है कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो भी अच्छा था, अगर मानती तो भी क्या होता चीज़ होती है। और मैम जो पेरेंट्स बच्चे जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, और पेरेंट्स उन्हें शायद किसी लेवल पर नहीं सपोर्ट कर पा रहे, शायद सोसाइटी एक प्रेशर है या सोसाइटी मैडम है, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या उन्हें कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का साथ दो? अपने बच्चों का साथ दो, दुनिया की मत देखो, आप सोचो कि आप और आपके बच्चे ही दुनिया में हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बेस्ट आप 10 ये चीज़ है।
तो आपको कोई लोगों की जो कहते हैं ना, लोगों के टांचे, लोगों के जो विचार हैं वो नज़र नहीं आएंगे जब आप अपने क्योंकि बच्चों की भारत खुशी के में लिए एक धारणा है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे। नहीं 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 नहीं, 4 लोग मैम सिर्फ कंधे के लिए रखो, बाकी कामों के लिए हज़ारों लोग हैं, आए ना आए कोई बात नहीं, तो ठीक है ना मैडम जी। तो मैडम अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीबी बुलबुल जी का अल्टीमेट सपना क्या है, कि अब आपका आगे क्या गोल है कि मुझे ये और अचीव करना है, तो आई फील कि हाँ मेरे सारे काम पूरे हो गए। काम बंदे के कभी पूरे नहीं होते मैम। मेरी हमें इतनी इच्छा है इंटरनेट कि ना, मेरी इतनी इच्छा है कि मैं अपने जैसे 100 रेसलर बनाऊँ, और तो वो इच्छाएं कभी एक बार में पूरी नहीं पूरी होंगी। नहीं होंगी। जब तक जिंदा हूँ तब तक एक्टिव रखे भगवान, तंदुरुस्त रखे। मैं हर एक बच्चे को, जैसे जिसकी जो नॉलेज है, जो लेना चाहता है रेसलिंग के बारे में या कोई स्पोर्ट्स के बारे में, वो मुझे कॉल कर सकता है या कभी आपके माध्यम से, तो मैं उनकी हेल्प भी करना चाहूँगी। और अपनी जैसी बीबी बुलबुल जैसी स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे और अच्छे विचार वाले, वो हमेशा उनके लिए मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ। वो चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन बने, स्पोर्ट्स आए आगे, इंडिया में फ़ोन स्पोर्ट्स बढ़े। मोबाइल ये जो है ये थोड़ा कम हो जाए, फिर से लोग साइकिलिंग करनी शुरू करें। प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा लोगों की, डिजिटल लाइफ सोशल होने से लाइफ ना, ज़्यादा हो गई है। उससे थोड़ा दिन भर सुनते हैं जो बच्चों को ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी, तभी हो रही है कि आई साइड वीक हो रही है, कुछ हो रही है। सोशल लाइफ ज़्यादा हो गई ना हम मैम। वो थोड़ा कम करें, अपनी फिटनेस के ध्यान दें बस, किसी भी फील्ड में, जरूरी नहीं रेसलिंग में। फिट रहना ज़रूरी है। हाँ, ग्राउंड टच बच्चों को दो, पार्क लेके जाओ, हम्म। जहाँ सिटी में पार्क हैं, गांव में खेत हैं, उन चीज़ों से आपने जोड़ के रखें। वंचित मत करो। यस, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे you. मिलके, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो भी प्लान कर रहे होंगे स्पोर्ट्स में आने का, वो स्पोर्ट्स को और एक अच्छे सीरियस फील्ड की तरह लेंगे। और मैं बिल्कुल कहेंगे कि आप में से किसी को भी लगे कि आपको रेसलिंग में आना है और आपको किसी भी लेवल पे कोई सपोर्ट चाहिए, तो आप हमें ज़रूर इस चैनल पे टैप कर सकते हैं, और नो डाउट आपको द बेस्ट पायनियर, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल रेसलर, आपको बिल्कुल जितना सपोर्ट कर सकते कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आज हमने सिर्फ एक रेसलर की कहानी नहीं, बल्कि एक फियरलेस माइंडसेट को महसूस किया। बीबी बुलबुल ने स्टीरियोटाइप्स तोड़कर साबित किया कि सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और करेज से बनती है, फिर चाहे वो ओलंपिक मैट हो या प्रोफेशनल रिंग। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।